हेलो फ्रेंड, एसके स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि हम प्रतिदिन एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं, तो वैसे आज भी हमने जो है प्रदूषण का एक नया टॉपिक जल प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। जो वायु प्रदूषण हमने कल जो है पूरा कर दिया था, अब आज हम जो है जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम समय लगवाते हुए शुरू करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण होता क्या है? जैसे हमारा जल है, हम मानते हैं हमारा जल है, कहीं का भी हो सकता है, नदी का होता है, समुद्र का हो सकता है, नाले का होता है, या नल से जो हमारे यहाँ होता है ये हो सकता है। इसमें जब कुछ अवांछनीय कारक मिल जाते हैं, जैसे कुछ अवांछनीय कारक अर्थात नकारात्मक तत्व जो मिल जाते हैं और उस पर अपना गलत प्रभाव छोड़ते हैं, तो उसी से जो है जल प्रदूषण की उत्पत्ति होती है। तो अब हम आज देखेंगे सिंपल शब्दों में जल प्रदूषण होता क्या है। जल प्रदूषण के बारे में हम देखेंगे। जल प्रदूषण आज का हमारा टॉपिक होगा जल प्रदूषण। तो हम जल प्रदूषण के बारे में एकदम विस्तृत से समझने का प्रयास करेंगे। जल प्रदूषण होता क्या है? जल में बाहरी कारक मिलने से, जैसा कि हमने बताया, बाहरी कारक मिलने से होने वाला जो नकारात्मक परिवर्तन होता है, होने वाला नकारात्मक परिवर्तन क्या है? जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण कहलाता है। अब हम एक एक करके पहले जल के स्रोत के बारे में जानेंगे। जल का कितना प्रतिशत स्थल भूमि पर है, कितना जल समुद्र में है, महासागर में है, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितना लवणीय है और कितना पीने योग्य मीठा जल है। इन सभी के बारे में हम विस्तृत तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से एक एक तत्व मिलकर जल को दूषित करते हैं। हम पहले देखेंगे जल प्रदूषण के स्रोत के बारे में। जल प्रदूषण के स्रोत हम देखेंगे। जल प्रदूषण के स्रोत के बारे में हम देखेंगे। तो यह प्राकृतिक एक होता है, एक तो मानव निर्मित होता है। एक प्राकृतिक होता है और दूसरा मानव निर्मित कारक होते हैं। तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। जल प्रदूषण के स्रोत, हमारी हेडिंग क्या है? जल प्रदूषण के स्रोत। तो इसमें एक होता है प्राकृतिक कारक और एक होता है मानवीय या मानव निर्मित कारक। एक होता है मानवीय कारक या उसको हम मानव निर्मित कारक कह सकते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक कारक, एक हो गया प्राकृतिक कारक और दूसरा हमारा हो गया मानवीय कारक। दूसरा हमारा हो गया, क्या हो गया? मानवीय कारक। ऐसे कारक जो प्रकृति द्वारा निर्मित किए जाते हैं प्राकृतिक कारक कहलाते हैं। ऐसे कारक जो मानव के हस्तक्षेप द्वारा या मानव के उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं द्वारा आकर जल में मिलते हैं, वे मानवीय कारक या मानव निर्मित कारक कहलाते हैं। अब इन्हीं के बारे में देखेंगे प्राकृतिक कारक कौन कौन से होते हैं। हम इसके बारे में विस्तृत से एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्राकृतिक कारक हैं जो जल प्रदूषण के स्रोत में आते हैं। प्राकृतिक कारक में हम देखेंगे, जैसे हमने कहा पक्षी, हमने कहा पत्ती मान लीजिए पेड़ से गिरी, उसके बाद में जल कहीं भरा है और उसमें गिर गई, जब वह सड़ेगी तो उसके द्वारा जल दूषित हो जाएगा। हमने कहा पत्ती, हमने कहा जैविक कचरा हो गया, हमने कहा पत्ती, हमने कहा जैविक कचरा
उसके बाद में हमने और क्या, हमने कहा जानवर, हमने कहा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और क्या, और हमने कहा भूकंप, मान लीजिए भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, सुनामी हो गई। ये सब जो है प्राकृतिक कारक के अंतर्गत ये सभी आते हैं। इसमें अब देखेंगे हम क्या क्या आएगा। इसमें हमने कहा वहित मल, घरेलू अपमार्जक, वहित मल, घरेलू अपमार्जक और औद्योगिक अवशिष्ट, हमने कहा घरेलू, घरेलू मल या वहित मल, और हमने क्या कहा, हमने कहा घरेलू अपमार्जक, वहित मल हो गया, और घरेलू अपमार्जक, घरेलू अपमार्जक, अपमार्जक, घरेलू अपमार्जक हो गया। उसके बाद में औद्योगिक कचरा, हमने कहा औद्योगिक कचरा, औद्योगिक, औद्योगिक कचरा हो जाएगा। औद्योगिक कचरा हमने जैसे स्विमिंग पूल में देखते हैं तो मछलियां ली जाती हैं, मछलियों में जो चारा डाला जाता है उसके द्वारा भी जल हमारा दूषित होता है, उसके द्वारा भी हमारा जल जो है वह होता है। और हमने कहा उर्वरक, उर्वरक, हमने कहा उर्वरक, और जो तेल का, जैसे बड़े बड़े जब हमारे यहाँ तेल आता है तो अभी जल्दी में सुनाई पड़ा था कि एक जो है आ रही थी, जो जल वाली जहाज होती है उस पर तेल लड़ के आ रहा था, तो किसी देश ने उस पर हमला कर दिया था। तो जैसे जो तेल आता है बड़े बड़े टैंकर में लड़ कर आता है, तो उससे जल के माध्यम से आता है, तो अगर उसके द्वारा जो है कहीं रिसाव हो जाता है तो सारा जल दूषित हो जाता है। तेल का रिसाव आदि कारक जो है मानवीय कारक में आते हैं। तो यही है जो जल प्रदूषण के स्रोत में प्राकृतिक कारक हमने लिखा। तो प्राकृतिक कारक में हमने कहा पत्ती हो गई, पेड़ों की पत्तियां जब गिरती हैं सड़ जाती हैं जल में गिरने के बाद, तो वह जो है प्राकृतिक कारक में आती है। उसके बाद जैविक कचरा हो गया, जानवर हो गया, जानवर भी जो है चलते हैं, और ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब प्राकृतिक कारक में आ जाएंगे। इधर जब हम देखेंगे मानवीय कारक में, तो मानवीय कारक वही मल हो गया, घरेलू अपमार्जक हो गया, औद्योगिक कचरा हो गया, उर्वरक हो गया, और तेल का रिसाव, ये सभी जो है मानवीय कारक में आ गया। अब आगे देखेंगे जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता के आधार पर कितना % जल खारा है, कितना जो है मीठा है, इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। अब हम आगे देखेंगे जल की उपलब्धता के आधार पर जल प्रदूषण, जल की उपलब्धता के आधार पर हम आगे देखेंगे जल की उपलब्धता के, जैसे हम देखेंगे जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हम कहें जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता के बारे में हम देखेंगे। तो जल दो प्रकार का है। जैसे हम कहें कि हमारी पूरी पृथ्वी अगर हम 100% पूरा मानते हैं तो 71% जल है, 29% जो है पृथ्वी है। पृथ्वी का हिस्सा 29% है और जल का 71% भाग। लेकिन पीने योग्य जल की बात करेंगे, पीने योग्य जल अगर 100% मांगे, नहीं पूरा जल 100% है, तो उसमें से केवल 1% जल ही पीने योग्य है। जैसे हम कहें तो 97.5% जल जो है, चलिए आगे बताते हैं इसको। यहाँ देखते हैं हम इसको, जल की उपलब्धता हम देंगे। उसके बाद अगर हम मानते हैं टोटल जल कितना है 100%, यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल जल कितना है, कुल जल 100%। अगर कुल जल हमारा 100% है तो 97.5
97.3% जल जो है इधर है। जो ये जल है 97.3% जल जो है यह लवणीय जल है। यह क्या है? और उसके बाद में कितना बचा? 2.7%। कितना बचा? इधर है 2.7%। इधर लिखते हैं 2.7% जल इधर है। इधर पूरा जल कितना है? 98%। यहाँ लिख देते हैं जल कितना है? 100% ये जल है, जिसमें से 97.3% जल जो है इधर है और 2.7% जल इधर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर मानते हैं यहाँ पर, तो पृथ्वी कितनी है? पृथ्वी है 29% और जल कितना है? जल है 71%। तो जब 71% मान के तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है। मैथ किसी भी चीज को अपने आप में कितना मानता है? 100% मानता है। तो जब 71% यह है, लेकिन हम इसको 100% मानेंगे। यहाँ पर हमने कहा जल 100% है। 100% का 97.3% जल इधर है और 2.7% जल इधर है। तो इधर वाला ये जल जो है ये सारा लवणीय है, अर्थात NaCl सोडियम क्लोराइड युक्त जल है। ये जो है सोडियम क्लोराइड युक्त जल है, अर्थात पीने योग्य नहीं है। यह समुद्र में है, महासागर में है, खाड़ी में है ये जल। और इधर वाला जो जल जो है वह नदी में है, ग्लेशियर में है, झरनों में है, आज जगह जो इधर वाला जल, ये जल जो है मीठा है और पीने योग्य है। अब सोचो, अगर पूरे हम मानते हैं पृथ्वी से 71% है, वो 71% जल है, तो 71% जल है, फिर भी उसके बाद भी पीने योग्य जल कितना है? 2.7% जल कुल पीने योग्य है पृथ्वी पर। अभी हम बताएंगे उसके बाद में इसका भी 1% पूरे का होगा पीने योग्य जल, हम विस्तार से जब हम बताएंगे। तो ये 97.3% जल जो है यह लवणीय है। यह क्या है? लवणीय जल है। लवणीय जल या क्या है? यह लवणीय जल है। इसको थोड़ा इधर लिखने आ जाए, लवणीय जल है, यह लवणीय जल है। और यह NaCl युक्त जल सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जल या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यह जल कहाँ पर है? इतना जल यह है सागर में है, फिर महासागर में है, फिर समुद्र में है, ये सभी जल खारा है और ये कहाँ? सागर, महासागर और समुद्र में है। हम इसकी बात करते हैं। यह जल कैसा है? तो यह जल अलवणीय है, अर्थात मीठा जल है। मीठा जल, इसको हम लिख सकते हैं पीने योग्य जल। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं पीने योग्य जल है। इसको फिर से हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। या पीने 2.7% पीने योग्य है। ये इसमें से जो है इसको अब यहाँ से हम इसको 100% जितना ये है टोटल, इसको हम यहाँ से कितना मानेंगे? इसको 100% मानेंगे। 2.7 को हम यहाँ से 100% मानेंगे। तो यह हो जाएगा ग्लेशियर में, इधर हम लिखेंगे ग्लेशियर में, और इधर लिखेंगे नदी में, झरने में, जो पीने योग्य जल है। इधर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमने लिखा इधर ग्लेशियर, इधर लिख देते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर में यह हो जाएगा। और उधर क्या लिखेंगे? नदी, झरना, इधर लिखेंगे नदी, झरना, तालाब आदि में है ये जल। जब 100% का हमने 100% में से ग्लेशियर माना कितना? 70%। हमने कितना माना? 70%, अर्थात 70% जल, यहाँ दूसरी पेन से हम लिख देते हैं, ये 70% जल जो है यह ग्लेशियर में है। और इसका जब 30% जल की बात करते हैं तो ये 30% जल जो है यह नदी में है और झरना में है, तालाब में है। यही जल, यही इतना जल जो है
पीने योग्य है, पीने योग्य जल, योग्य जल, इतना जल जो है यह पीने योग्य है। अब टोटल जल का अगर हम इसको यहाँ 100% माने थे तो इसका हमने देखा था 2.7% जल हमने यहाँ मीठा कहा, लेकिन ये भी जो ग्लेशियर में जल है यह पीने योग्य नहीं है, ग्लेशियर वाला जल पीने योग्य नहीं है। केवल हम एक 2.7 का जब 100% मानेंगे उसमें से 70% जल हम ग्लेशियर वाला निकाल देंगे, उसके बाद बचा कितना हमारा 30%। तो 30% को जब हम निकालेंगे टोटल का 30% कहेंगे तो 1% होगा, 1% जल पीने योग्य है। टोटल का कुल जल का 1% जल ही पीने योग्य है, जल ही पीने योग्य है। जितना हमने कहा 71% जल खाली जल है, 29% पृथ्वी है। देखा जाए तो जल बहुत सारा है, लेकिन पीने योग्य जल की बात करें तो कुल जल का केवल 1% जल ही पीने योग्य है, इससे ज्यादा जल पीने योग्य नहीं है 1% से ज्यादा। हम इसको देख लिए, केवल 1% जल ही पीने योग्य है। हमने इतना विस्तार से जो है बताने का प्रयास किया है, शायद सबकी समझ में आ गया होगा। हम आगे देखेंगे दूषित जल से होने वाले रोग, अर्थात कौन कौन से रोग ऐसे हैं या बीमारियां हम कह सकते हैं, रोग ना कहकर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो दूषित जल से होती हैं। अब हम देखते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं दूषित भोजन और दूषित जल से होती हैं, हम एक एक करके उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे दूषित जल से होने वाली बीमारियां, दूषित जल से होने वाली बीमारियां, दूषित जल से होने वाली बीमारियां, दूषित जल से होने वाली बीमारियां। हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो दूषित जल से होती हैं। अब हम यही देखेंगे दूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। जैसा हमने कहा हैजा, तपेदिक, पेचिस, पोलियो, हम यही देखेंगे। नंबर 1 हो गया हैजा, फिर देखेंगे आगे नंबर 2 हैजा, पोलियो, हैजा हो गया, हैजा जैसे हमने कहा हैजा हो गया, पेचिस हो गया, पोलियो हो गया, हैजा हो गया, पीलिया नंबर 3, हैजा, पोलियो, पीलिया हो गया। नंबर 4 हमने कहा पीलिया, 4 हमने कहा पेचिस, जिसे हमने कहा पेचिस हमने कहा पेचिस हो गया, उसके बाद में हमने कहा टाइफाइड नंबर 5, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया। ये बीमारियां जो हैं दूषित जल से होती हैं, अर्थात जब जल में प्रदूषण होगा, अर्थात जल दूषित होगा तो इन बीमारियों का जन्म होता है। ये सभी बीमारियां अधिक जो है खतरनाक होती हैं। हम देखेंगे जल शुद्धता के उपाय, जल की शुद्धता कैसे किया जाता है। जल की शुद्धता के उपाय, अर्थात जल शुद्ध करने के क्या क्या उपाय हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे बहुत सारे उपाय हैं। जल हम कहें तो उबाल कर शुद्ध किया जा सकता है, जो उसमें कीटाणु होते हैं वो सभी मर जाते हैं। क्लोरीनीकरण द्वारा, अर्थात क्लोरीन की गोलियां डालकर भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। और जैसे कि फिटकरी कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जिसको व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, उसके द्वारा भी जल का शुद्धिकरण किया जाता है। नंबर 1 हम कहें उबाल कर जल को उबाल कर उसको शुद्ध किया जाता है। जल जो होता है उसको उबाल कर उसमें जो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। उबालने से जो होता है जीवाणु
नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु उसमें जो होते हैं वो उबालने से नष्ट हो जाते हैं। हम कहें क्लोरीनीकरण द्वारा, अर्थात क्लोरीन की गोलियों को मिलाकर। नंबर 2 हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट, क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण क्या होता है? क्लोरीन की गोली आती है, क्लोरीन की गोली मिलाकर, क्लोरीन की गोली मिलाकर शुद्ध किया जाता है, क्लोरीन की गोली मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर हम कहें अगला क्या है? अगला हमने बताया था व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। नंबर 3 हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम कई बार सूत्र पूछ लेता है किसका रासायनिक नाम है, या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड द्वारा। तो यह होगा हमारे जल की शुद्धता के उपाय, किस प्रकार हम अपने जल को शुद्ध रख सकते हैं। हम आगे चलते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं कुछ। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण की माप। जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है, हम देखेंगे जल प्रदूषण की माप, अर्थात जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है। अगला होगा हमारा जल प्रदूषण की माप। देखते हैं हमारा होगा जल प्रदूषण की माप, अर्थात जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है। जल प्रदूषण की माप के बारे में हम देखेंगे कि जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है। तो जल प्रदूषण माप कैसे की जाती है? एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बोलते हैं, जिसका फॉर्म होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक रासायनिक माप, जैविक ऑक्सीजन माप, जैविक रासायनिक हम लिखेंगे बीओडी, हम बीओडी के बारे में लिखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हिंदी में जब हम कहेंगे तो इसी को हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। हिंदी में लिखते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। इसके द्वारा क्या बताया जाता है कि जिस जल में ऑक्सीजन की जितनी अधिक मात्रा होगी वह जल उतना ही अच्छा माना जाता है, और जिस जल में ऑक्सीजन की कम मात्रा होगी वह जल उतना ही बुरा या अर्थात खराब माना जाता है या दूषित माना जाता है। इसका बीओडी जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा, जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणु द्वारा जैविक कचरे के जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा, जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जैविक कचरे जो जीवाणु द्वारा
जैविक कचरे के अपघटन के लिए आवश्यक है, जो जीवाणु द्वारा जैविक कचरे के अपघटन के लिए आवश्यक है। जैविक कचरे के अपघटन के लिए आवश्यक है। जैसे हमने कहा जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा, जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जीवाणु द्वारा जैविक कचरे के अपघटन के लिए आवश्यक है। जीवाणु द्वारा अपघटन के लिए क्या है? आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। उसको क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात जैव रासायनिक क्रिया बोलते हैं। हम आगे देखेंगे। जिस जल में ऑक्सीजन की जितनी अधिक मात्रा होती है, ऑक्सीजन की जितनी अधिक मात्रा होगी वह उतना ही अच्छा जल माना जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा होगी वह उतना ही अच्छा जल माना जाएगा। वह उतना ही अच्छा जल माना जाएगा। जिस जल में ऑक्सीजन की जितनी अधिक मात्रा होगी वह उतना ही अच्छा जल माना जाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की जितनी कम मात्रा होगी वह उतना ही दूषित जल होगा। अब हम आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं जल के बारे में। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। अब हम कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं, जैसा कि WWF ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अर्थात WWF ने गंगा नदी के अस्तित्व को जो है वह खतरा माना है। उसने कहा, WWF ने बताया कि गंगा नदी में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, कानपुर से और पटना के बीच में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि इसके अस्तित्व पर खतरा आ गया, अर्थात यह नदी विलुप्त हो सकती है। WWF की रिपोर्ट के अनुसार कहा है। तो इसीलिए जो है 1985 में जो है गंगा नदी के लिए गंगा एक्शन प्लान, 2014 में नमामि गंगे और 2008 में जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देगा। हम देखते हैं, जैसा कि WWF हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होगा WWF ने गंगा नदी के अस्तित्व पर खतरा माना है, खतरा बताया है। किसने? गंगा नदी पर जो के अस्तित्व पर खतरा बताया है, किसने? WWF ने। अगला पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण, गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण या क्वेश्चन में या पूछ लेता है गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ पर है? तो गंगा नदी में सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर से पटना के बीच है। पटना के बीच है। कितनी गंगा नदी उत्तर प्रदेश कितना बहती है? 1450 किलोमीटर। पटना के बीच में है, पटना के बीच में है। सर्वाधिक प्रदूषण जो है गंगा नदी में कहाँ है? तो गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषण जो है कानपुर और पटना के बीच में है। अगला पॉइंट, गंगा नदी को
शुद्ध करने के लिए, या इम्पोर्टेंट होगा या पॉइंट जो लिख रहे हैं, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए 1985 में क्या चला गया था, 1985 में चला गया था गंगा एक्शन प्लान। 1985 में गंगा एक्शन प्लान, 1985 में गंगा एक्शन 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया। 1985 में गंगा एक्शन प्लान यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। 1985 में गंगा एक्शन प्लान, 2014 में नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना कब चलाई गई, कि यह बहुत बार पेपर में पूछा गया। नमामि गंगे परियोजना कब चलाई गई, 2014 में नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला दिया गया, मिला एक ही बात है। जैसा हमने कहा गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान, 1985 में गंगा एक्शन प्लान, 2014 में नमामि गंगे, उसके बाद में 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया ताकि गंगा नदी के अस्तित्व पर कोई खतरा ना आए। हम देखेंगे पर्यावरण के 3 आर के बारे में। पर्यावरण के 3 आर है, वो इनके बारे में देखेंगे। रीयूज, रिसाइकिल। हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के 3 आर के बारे में। पर्यावरण संरक्षण के 3 आर के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से हैं। हमने कहा रीड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रीड्यूस का मतलब होता है, हम देख देते हैं पहले, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर 3। हम लिखेंगे रीड्यूस, REDUSE, रीड्यूस। हमने लिखा रीड्यूस, हमने लिखा रीड्यूस। रीड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम यूज करना, कम करना या प्रयोग कम करना। हमने कहा रीड्यूस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है। रीड्यूस, पर्यावरण के 3 आर कौन कौन से हैं? पहला रीड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकिल। तो रीड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। हम दूसरा लिखेंगे रीयूज, रीयूज, रीयूज। रीयूज का मतलब होता है दोबारा प्रयोग करना। तो कोई भी चीज है हम माने रीयूज, तो रीयूज का मतलब होता है दोबारा प्रयोग करना, दोबारा प्रयोग करना या पुनः उपयोग करना, दोबारा प्रयोग करना या पुनः यूज करना। हम रिसाइकिल देखेंगे, रिसाइकिल के बारे में देखेंगे। रिसाइकिल मतलब होता है पुनः चक्रण, अर्थात उसको एक बार बिगाड़ कर दोबारा बनाया जा सके। पुनः चक्रण, ये हो जाएगा पुनः चक्रण। तो हमारे पर्यावरण संरक्षण के 3 आर थे। हमारा जल प्रदूषण जो था यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कल अगले टॉपिक में जो है दूसरे प्रदूषण के, जो मृदा प्रदूषण होगा, उसके बारे में आप लोगों के समक्ष जो है उपस्थित होंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।